ये है पॉलिटी का पहला चैप्टर। किताब आप देख के पहचान गए होंगे, फॉर्मेट देख के कहते थे कि हम इतना पढ़ लिए है, ये मतलब हमको कहीं से देख हम पहचान लेंगे। तो ये जो इसका फॉर्मेट है, आप इस बुक का जो है शुरुआत का पहला पेज आप देख के पहचान गए होंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बुक कौन सी है उम्मीद से समझ गए होंगे, एम लक्ष्मीकांत। और ये 8th एडिशन है, मतलब लेटेस्ट एडिशन सबसे। इससे इसके बाद अभी तक कोई एडिशन नहीं आया है, अभी नया है, मैं लेके आया ही हूँ। तो ये पॉलिटी का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है, आराम से देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही चलेंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ जो पढ़ाएंगे बेहतरीन चलेगा। ठीक है, टारगेट अपना फिक्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बस इतना समझिएगा पहले तो, कि संविधान के जब बनाया, संविधान जब बन रहा था ना, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बन गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो है कि सीधे सीधे बैठे कुछ लोग और वही पॉइंट वो जो खोज करके लेके आए बना दिए, नहीं। इसके पहले भी कई प्रक्रियाएं चलती रही थी भाई। देश तो तब भी चल रहा था ना, बस अंतर ये एक अंग्रेज चला रहे थे, अंतर इतना ही था कि अंग्रेज चला रहे थे। अब अंग्रेज की बात क्या हुआ, उन्होंने सत्ता भारतीयों को सौंपी, बस अंतर इतना था। वही जो भारतीयों को सौंपी तो अपना एक संविधान बनाया गया, हमारा देश कैसे चलेगा, तो उसी हिसाब से जो है ये संविधान लिखा गया। देखते हैं कुछ नए नए पॉइंट, उम्मीद है कि आपको कुछ पॉइंट पता होंगे, पढ़ कर रखिए, ठीक है ना, वैसे नहीं मज़ा नहीं आएगा, पढ़ेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जब आप चर्चा करेंगे, एक तो सिपाही विद्रोह को पता होगा ना, 1857। ये देखिए, सिपाही विद्रोह 1858 में जो हुआ था, बहुत फेमस है। वहाँ से कई चीज़ें टर्न करेंगे। इसको जब भी आप संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे तो इसको दो फॉर्मेट, दो मतलब कि कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन मतलब ये जो 1773 1858 तक, 1773 से 1858, मतलब जब कंपनी शासन कर रही थी। लेकिन जब विद्रोह हो गया तब समस्या आ गई। 1857 जब विद्रोह हो गया तब समस्या आ गई। तो उस समय क्या हुआ कि फिर क्या हो गया, सम्राट का शासन आ गया। ये दो एकदम मोड़ याद रखिएगा, जब भी एनालिसिस करना हो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम पहले शुरू करते हैं क्या, कंपनी शासन। ये देखिए 1773 1858 तक, है ना। क्या है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट में। जैसे देखिए कि इसका कुछ, कि इसमें क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर थे, पहले बंगाल गवर्नर थे, उनको क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या था कि बंगाल के गवर्नर थे और बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और उनकी सहायता के लिए क्या था, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये फैक्ट है, एकदम दिमाग बैठा लीजिए कि ये गलती नहीं, मतलब ये तो कम से कम, अरे भैया बंगाली गवर्नर थे उनको जनरल बना दिया, क्या दिक्कत है, ये भी भूलने वाली बात है। ये नहीं बोले, लेकिन सवाल ये किस में था, ये 1773, तो ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब यही गलत हो गया। अब बाकी देखिए, ये भी पॉइंट बनकर ध्यान रखिए, किसके द्वारा मद्रास बम्बई की गवर्नर, बंगाल गवर्नर किसके अधीन हो गए, मतलब कि मद्रास के एवं बम्बई जो गवर्नर थे किसके अधीन हो गए, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये हाल के लोग इग्नोर कर जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। हम बंगाल के गवर्नर जन के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन कौन हो गए, तो याद रखिएगा। ये डाउट मत लाइएगा कि मद्रास के अधीन हो गए थे या बम्बई के गवर्नर के अधीन हो गए थे, ऐसा मत लाइएगा डाउट। क्या, कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल, गवर्नर किसके अधीन हो गए थे, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ये लाइन ध्यान रखिएगा 1773 में। एक ये पॉइंट, एक और देखिएगा इसी में कि अधिनियम के अंदर क्या हुआ कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसका मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है और
एक ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर हो गए थे। एक पॉइंट ये उम्मीद समझ में आ रही होगी। और समझना क्या देखिए, मेन पॉइंट बस इतना ध्यान रखना है कि अपने को एग्जाम में कुछ मतलब निकाल लेना है पॉइंट ऐसा ना कि एग्जाम में गायब हो गए। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर देगा। बताइए कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? रिश्वत नहीं लेंगे गरीबी नहीं है उनके घर में, है ना? ये ऐसा काम ही है ना कि इसमें कितना रोकेंगे आप, है ना? इसको चाणक्य ने भी कहा है। तो खैर कि कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, मतलब अब कर्मचारी जो है निजी व्यापार नहीं करेंगे, और क्या, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत देना प्रतिबंध कर दिया गया। बस एक पॉइंट और ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये वाला पॉइंट 5 में, है ना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से क्या होता था, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। मतलब नियंत्रण किस कंपनी कौन रखता था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पता चला यही कन्फ्यूज हो गए कि नियंत्रण कौन रखता था। सर हम बस केवल ये जानना चाह रहे हैं, लेकिन पूछ ले एग्जाम में कन्फ्यूज हो गए, है ना? खूब पढ़ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ये इस तैयारी है कि इसमें खूब पढ़ जाते हैं, बड़े मन से पढ़ जाते हैं, है ना? और बड़े मन से पढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ जाने से कन्फ्यूज हो जाता है। बस अंतर इतना ही है। तो याद रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी, है ना? और क्या है इसमें कि इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल नहीं है जब आता है एग्जाम में ना। खैर, अब आई 1781 संशोधन अधिनियम। ये भी देखिए क्या लिखा क्या देखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, देख ना, मतलब जो 1773 में जो कमी थी उसको ठीक करने के लिए कौन सा लाया गया? 1781 लाया गया। चलिए मान लीजिए लेके आ गए, और कोई इसमें कहानी कुछ ट्विस्ट कुछ है, देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। 1781 जैसे दिमाग में आपके आया तो क्या करना है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट ध्यान रखना, मतलब सेटल्ड करने के लिए आया किसको? 1773 को, है ना? 1773 में कमियाँ जो थी उसको दूर करने के लिए कौन सा लाया? 1781 लाया। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब किया क्या गया इसमें, इसमें किया क्या गया देखिए, थोड़ा डिटेल में चलने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा हम शॉर्ट मेन पॉइंट ध्यान देंगे, है ना? तब पता है कि बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। देख लेते हैं, बस फिर भी देख लेते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल से काउंसिल को सर्वोच्च, देख रहे कितना बढ़िया लिखा है कि मतलब कि यहीं से कहानी शुरू हुई कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। देखना, अब सर्वोच्च जो न्यायालय था उसके अंतर्गत ये सब नहीं आएंगे। कौन कौन? गवर्नर जनरल और काउंसिल। फिर क्या हुआ? उसके ऐसे कृत्यों के लिए उन्हें जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से मुक्त कर दिया। मतलब कि क्या? मतलब जो चीज़ें क्षेत्राधिकार, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी उसको कम कर दिया गया, है ना? मुक्त कर दिया कुछ लोगों को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए एक पॉइंट ये भी है, और कुछ भी है। और एक चीज़ देख लीजिए, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया है। देखो ना, किससे? राज्य, हर चीज पैसा घूम के जाएगा। देख लीजिएगा, पूरा पूरा जो आप संविधान पढ़ेंगे या भारत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हर जगह लड़ाई झगड़ा जितने बना सब केवल उसको संपत्ति के लिए हो रहे हैं। जितने सुधार लाए गए, जितने कानून बनाए गए, सब के सब केवल पैसे की बात हो रही है। कोई टैक्स की बात करेगा, कोई उस पर जो है वसूली की बात करेगा, कुछ और करेगा, मतलब यही सब करते रहेंगे। कानून किस लिए लाया गया, कानून क्यों हटाया गया, सब चीज़ चल रहा है इसी में। तो इसलिए आप जो है देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो कलेक्टर कहा जाता है, उसको कलेक्टर, है ना? और राजस्व वाला काम करता है, मेन चीज़ ये है। तो इसीलिए क्योंकि सारा काम ही, सारा खेल ही उसी से चल रहा है, बाकी सब तो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो ये था कि राजस्व संबंधी मामले हो गया तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले हो गए, इसको क्या कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र का सुधार कर दिया। करो, बहुत दबाव बना रहा था ना सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कोई मुद्दा हो तो आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है बताते हैं, तो बना दिए लो। अब क्या करोगे? बाहर कर दिए उसको। उसी तरीके से
तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरे पॉइंट में क्या है कि इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों, है ना, सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी, यहाँ पर निवासी देखिए, निवासियों को डाल दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। पैसा वाला का हटा दिया, लेकिन निवासी जो लोग थे उनको डाल दिया इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। ये पॉइंट था कि यह इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगा। मतलब अब ये सब फालतू काम हो रहा है, मतलब कि हिंदू मुसलमान अब यहाँ पर तय हो रहे हैं ना। देखिएगा बस कि पैसा वाला से हटा दे रहा है इस वाला, लेकिन अब क्या किया गया कि तुम भैया निवासियों को देखो, और कानून मतलब कि ये जो है कानून के जो है हिंदू मुसलमान के हिसाब से इन सब चक्रों में पढ़ा दिया गया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो थोड़ा सा बस नज़र गड़ाए रखिए, नज़र गड़ाए बहुत मज़ा आएगा। पॉलिटी पढ़ने में समझ लीजिए बहुत मज़ा आता है। बस निगाह नहीं भड़कनी चाहिए। अब जैसे अब देखिए क्या, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के दायर हो, कि यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय। देखो ना, ये भी अब प्रांतीय न्यायालयों की अपील, है ना, कि अब यहाँ पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि हल्का किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि गवर्नर जनरल थे, उनके अधीन लेके आया गया ना, कौन कौन थे बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कौन कौन आ गए थे, ये देखा होगा आपने। तो एक बार रिकॉल करते रहिएगा, पता चला तो गायब हो गया, धीरे धीरे गायब हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा बना के रखिएगा। और एक चीज़ देखिएगा कि इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। एक पॉइंट वैसे ध्यान रखिएगा। एक आता है पिट्स, 1773 हो गया, 1781 हो गया, अब एक आता है 1784। ये देखिए ये भी उसी लिए लाया गया। ये क्या काम करिएगा, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ये जो है 1781 आया था, जिससे क्या बोला गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया था ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया था। और उसी के बाद क्या आता है 1784, जिसको क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्रम ऐसे चलता रहेगा आराम से। अब देखिए इसमें हुआ क्या, मेन पॉइंट क्या है, इसमें हुआ क्या। इसमें पहला तो ध्यान, जैसे सेटल ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आए जैसे ही, तो याद रखिएगा राजनीतिक और वाणिज्यिक क्या कर दिए, कार्यों को अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिएगा, रट लीजिए। जैसे ही आपको पिट्स इंडिया एक्ट की बात करे, तुरंत ये दिमाग बैठा लीजिएगा, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिएगा। ठीक बात है, ठीक है। और क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के नाम से जो निकाय का गठन कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से क्या होता है, द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई, पिट्स ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट है ना, द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इधर एक पॉइंट और देख लीजिए कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजनीतिक गतिविधियों को अधीक्षण और नियंत्रण, कौन नियंत्रण बोर्ड, हालांकि क्या मतलब भाई, नियंत्रण करेगा पूरा, ये घूम घूम के करेगा, मारेगा पीटेगा। ऐसा तो बस ये सबको निगरानी रखेगा, मतलब कौन क्या कर रहा है, नियंत्रण करेगा उन पर। ठीक है, एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 1786 में। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनको जो बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भाई सिविल सर्विसेज के मामले में तो जान ही रहे हैं आपको, आईपीएस मतलब पुलिस सेवा हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, दोनों में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, खैर देखिए क्या है, ये बड़ा मतलब कि मान ही नहीं रहे थे कोई चीज़, तो क्या है इनको जब पद दिया जा रहा था तो ये स्वीकार नहीं कर, इनके दो शर्तें मांग रख दी गई। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के अधिक अभिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। भाई पावरफुल है तो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, है ना, अपना कंडीशन पहले बना गया, मैं ये करूँगा। तो उसने ये कह दिया कि काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार उसको होना चाहिए। उसे सेनापति तो कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, भाई देना पड़ेगा, योग्य जो है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त शर्तों में 1786
के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। ठीक बात, तो जोड़ा जाएगा। 1793 इंपॉर्टेंट है, 1793 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभाषित शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट के गवर्नर तक विस्तारित करेगा ही भाई, करेगा ही ना। अभी जो कॉर्नवालिस को जो पावर देंगे तब सबको देंगे ना, ऐसे थोड़ा कि एक को देंगे, तो फिर वो चलता रहेगा। इसने गवर्नर जनरल के अधीन से बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान की। ठीक बात है, कोई बोल। इसने भारत पर व्यापार एकाधिकार को अगले 20 साल तक 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, 20 वर्ष बढ़ा दिया। और 20 वर्ष आप देखेंगे ना कि जो कानून आ रहे हैं 20-20 वर्ष तक ही आएंगे, आप खुद ही देख रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसने तो ये वाला पॉइंट देखिए, इसने कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किए। तो ये सब करते रहेंगे कि भारत से कुछ ना कुछ शोषण कर दे, भारत कुछ ले ले, भारत के पैसे सब काम चले, मतलब ये दिमाग चलाते रहेंगे, पूरा कानून बनाते रहेंगे। तो आपको खुद दिखता जाएगा। अब आता है 93 से कौन आ गया, 1813 आ गया। 20-20 साल चल रहा है ना। चार्टर कानून 1813, इसमें क्या है, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट कौन से ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिएगा। कंपनी के व्यापार एकाधिकार क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। भारतीय व्यापार अब कौन सा, सभी ब्रिटिश व्यापारी करेंगे, कुछ स्पेशल नहीं करेंगे। ठीक है, तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अंडरलाइन के लिए कुछ भी कर लीजिए, अब याद रहेगा। मैं बता रहा हूँ 1813 याद आया जैसे, आपको याद रखना है कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार, ये ध्यान रखिएगा कि में कंपनी के एकाधिकार क्या कर दिएगा, बहाल कर दिएगा। ठीक है, मतलब वो चलता रहेगा। 1813 में एक लाइन ये ध्यान रखिएगा, और एक और इधर दो एक पॉइंट और मन करे तो वैसे ही ध्यान रखिए कि यह कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। ब्रिटेन के राजा, है ना, एक चीज लगे आपको। बाकी इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। ईसाई मिशनरियों को, आइए भैया प्रबुद्ध करिए भारत को है ना, भारत प्रबुद्ध नहीं है, भारत को प्रबुद्ध करिए आकर के। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को, किसको, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का करना अधिकृत, कर भुगतान नहीं करने पर दंड, देख रहे ना, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, मतलब घूम फिर पैसा आ गया ना कि अगर पैसा नहीं देंगे तो दंड दिया जाएगा। अपन ऐसे नियम बना दे रहे, अपने से दंड दिए जा रहे हैं भाई क्या करे, इंसान झेलना पड़ता है जिंदगी में। अब आता 1833 में ये देखिए, ये पॉइंट लिखिए क्या लिखा है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। मतलब कि यही जो है केंद्रीकरण का निर्णायक थी। उसके बाद क्या होने लगेगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। अब एक पॉइंट जैसे उसमें हमने आपको बताया ना 1813 वाले में, 1813 वाले क्या बताया था कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, है ना। अब इसमें उसको भी जो है कर देंगे, बंद कर देंगे। देखते रहिएगा कि इसने क्या किया, बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला पॉइंट 1833 जैसे दिमाग में आए, बंगाल की गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे, अब उनको क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ठीक है, नागरिक और सैन्य शक्तियां दोनों, ये याद रखिएगा, एक ही नहीं, दोनों बात हो रही है, निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पूर्ण नियंत्रण था।
ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को तो आप रटे ही होंगे, थोड़ा सा भी कहीं कुछ पढ़ेंगे तो उनको रटे ही होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक बात है, ठीक बात ना, ठीक है, और ठीक बात सर। बस इसने मद्रास और बंबई की गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। देख रहे हो ना, मतलब कि ये जो गवर्नर थे इनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अड़ा तुम क्या कानून बनाओगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मतलब इस तरह का माइंड सेट बना दिया। देखो ना, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका से असीमित अधिकार प्रदान किए गए। देख रहे ना, ऐसे ऐसे ताकत बढ़ती है। इसके अंदर पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। देखो ना, एक था कि नियामक कानून और एक हो गया एक्ट या अधिनियम। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, 1833 में ये सब कहानी हो रही है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1813 1833, इसमें कुछ और पॉइंट क्या। देखो मैंने आपको पहले बोला था ना, ये वाला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, अच्छा देखिए, सिविल सेवकों के बारे में कुछ लिखा गया। ये पॉइंट देखिए कि 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया था। याद रखिएगा, प्रयास किया था। इसमें कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण। देखो ना, विरोध कर दिया भाई, लेकिन प्रयास तो हो गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूँ। अब 1853 में क्या है देखिए, 1793 से 1853 दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ठीक है ना, 1853। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। बिल्कुल बात है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति होने वाली है। 1853 दिख रहा है आपको। हाँ, इसमें कुछ मेन पॉइंट है, जरा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होने पाए। जैसे क्या, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी एवं प्रशासनिक, ये चीज ध्यान रखिए, मतलब एक कानून बनाने वाला और एक प्रशासन करने वाला, दोनों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब देखिए, कुछ जो हम लोग अभी वर्तमान समय चल रहा है, धीरे धीरे अब आपको स्वरूप दिखता जाएगा, है ना, कुछ लक्षण दिखेंगे आपको धीरे धीरे। दूसरे शब्दों में इसने अब से देखिए ना, विधायी एवं प्रशासन, जैसे अपने यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका है, उस तरीके से, है ना, वही तरीका दिख रहा है आपको। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, है ना। एक पॉइंट की ध्यान रखिएगा सर, सब कुछ हम ही ध्यान रखेंगे, डर रखना पड़ेगा पॉलिटी में, या ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। मेन चीज ये कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, परिषद की शाखा से छोटी संसद की तरह कार्य किया। देखना, छोटी संसद, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। देखना, जो चीज ब्रिटिश संसद में चल रहा था, अब वो भारत में धीरे धीरे जो है शुरू होने वाला है, होने लगा है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये लाइन एकदम जो है रट लीजिएगा, मतलब प्रीलिम्स में भी आया है और आपको हर जगह मिलेगा ये। अब इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, कब? 1854 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि शुरुआत प्रयास किया गया था 1833 में, लेकिन हो नहीं पाया था, विरोध हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको जो है कर दिया गया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया।
लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। ये भी पॉइंट थोड़ा जो है सामान्यतः बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो इसे याद रखिएगा। बाकी ये वाला पॉइंट देखिए, स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। संसद द्वारा, संसद इतनी ताकतवर बन रही है, अब देख रहे ना, संसद अब ताकतवर बन रही है, किसी भी समय जो है हटा देती है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया, प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व, अब देखो धीरे धीरे दिख रहा है ना, स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल को परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी नॉर्मल याद रखिए। अब आता है ताजदद के शासन, है ना, कब से 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक। अब यहाँ से जो है आपका संविधान और जो है मतलब जो प्रक्रिया है ये और मेच्योर होता जाएगा। जैसे 1858 विद्रोह हुआ था, आपको पता ही है, विद्रोह लिखा भी उन्होंने कि इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, है ना। इस नियम के तहत देख लीजिए क्या है, कुछ चीज आप अपने से पढ़ लेंगे। जैसे ये वाला, इसके तहत भारत के शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। एक पॉइंट ये, सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल कितने देर हम चिल्ला रहे हैं, अब उसका नाम क्या कर दिएगा, वायसराय कर देगा। वह भारत में ब्रिटिश ताज का, वह भारत में आपका जो भारत है वहाँ पर जो है ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। मतलब अब जो है जो अंग्रेज हैं अब उनका प्रतिनिधित्व करेगा ये। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ध्यान रखिएगा। अभी हमने चर्चा किया विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, और एक कौन ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली क्या कर दी, समाप्त कर दी। देख रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्का मत दे क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इस पर। उसके बाद देखिए, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है ना। अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन जो वायसराय था वो क्या करता था, वो यहाँ पर रहता था, मतलब भारत में ध्यान रखता था, है ना, तभी वायसराय लोग बनकर के आते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या है पॉइंट, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट मतलब नॉर्मल ध्यान रखिएगा। भारत सचिव सहायता की 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, है ना। एक सलाहकार परिषद भी थी, परिषद का अध्यक्ष भारतीय सचिव को बनाया गया। ठीक है, इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ताकत तो थी भाई, है ना, इस पर भी मुकदमा किया उस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, है ना। मतलब कि ये नहीं कि केवल यही करेगा। बाकी थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इधर क्या है। इसके बाद आप आ जाइए सीधे 1861 में। 1861 क्या है, ये 1861 वाला भी थोड़ा सा मतलब महत्वपूर्ण है, कभी कभी दिख जाता क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो है शुरुआत हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय प्रतिनिधियों को जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामांकित कर सकता था, है ना। यही पॉइंट कि मतलब अब जो देखेंगे आप, पूरा कानून बनाने वाले सिस्टम पे काम हो रहा है। अब जो ब्रिटिश सरकार काम कर रही है वो सोच रही है कि कानून बनाने की प्रक्रिया को अच्छा किया जाए या सिस्टम को सुधारा जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भारतीयों को, क्योंकि ऐसे विद्रोह हुए या ऐसे चीज़ें हुई कि जो है लोगों ने इतना परिश्रम किया कि इसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। ठीक
ठीक है। इस पर भी आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत सारे विवाद होते हैं कि करना चाहिए, कि भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कई चीज़ें होती है। इस प्रकार वायस राय को ठीक है 1862 की देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत भी किया, है ना। अब धीरे धीरे दिखेगा भारतीयों का योगदान भी जो आपको कानून व्यवस्था में दिखेगा। ये उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी। अब यहाँ से क्या होता है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो कहती है शुरू हो जाती है, क्योंकि अब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को क्या होगा, विधायी शक्ति दी जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1776 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रक्रिया, मतलब पहले क्या हुआ, पहले केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, मतलब सब चीज़ें एक ही तरफ आ रही थी ना, एक ही तरफ आ रही थी, यहाँ पर सेंटर थे। लेकिन अब जो है अब सब क्या है, एक सेंटर से क्या होगा, बाहर निकलेंगे, है ना, ये होता है, मतलब कि और भी जगह जाएंगे। तो उलट दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम, और यहाँ पर इस विधायी विकास के जो देख रहे हैं कि नीति के कारण ही 1937 तक क्या हुआ, प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। 1937 तक, है ना, 35 साल तो आपको पता है 1935 वाला, उसके बाद जो है चुनाव हुआ था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये देखिए कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हो, ठीक है, तो नॉर्मल वैसे ध्यान रखिएगा। इसमें वायसराय के ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो ये वाला है, फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल, देखना आपातकाल में वायसराय किसको, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ये आपको राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करना शक्ति की तरह लग रहा है ना, आप देखेंगे तो आपको लगेगा वायसराय भी एकदम राष्ट्रपति की तरह ही आता था बन करके। तो यहाँ से आपको एक रिलेट मिलेगा, हाँ, जो वर्तमान समय जो सिस्टम चल रहा है उससे मिलता जुलता चीज़ है ये, ठीक है। बाकी 1892 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो है भाई इंपॉर्टेंट, इसमें कोई जोड़ा नहीं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, रहेगा ही। आपको लग रहा क्या कि मतलब कि सरकारी सदस्य नहीं रखे, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत कर देंगे तब तो हो चुका बवाल हो जाएगा ना भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस, पॉइंट देख रहे हैं ना, बजट पर बात हो रही है कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक है और देखिए क्या कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन किए, वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया, ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। ये भी सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा इस अधिनियम में, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखिएगा कि इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, ठीक है। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, चुनाव शब्द का अधिनियम प्रयोग नहीं, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया, ठीक है, इस नॉर्मल बात है। अब बताओ 1909 बहुत फेमस है ना, मार्लियामेंटो इसे बोलते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। सिंपल सी बात है, जो जो नाम पहले आए वो सचिव रहेंगे और जो नाम बाद में आए वो क्या होंगे, वायसराय होंगे। इतना ध्यान रखिएगा, है ना, मार्ले मिंटो। इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। कि ये देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा था। सिंपल सी बात है, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ध्यान रखिएगा, किसमें, प्रांतीय परिषदों में। मतलब कि केंद्रीय परिषद में नहीं हो सकता, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो है गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। तो ये चीज कोई नई नहीं है। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है। और भी कुछ है, और भी कुछ है, देखते हैं। जो ये देखिए, ये तो बहुत फेमस है, बताने की जरूरत क्या कि इस अधिनियम के अंदर पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अब यहाँ जो भी चीज़ आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यानी आपके एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा, एक एक चीज़ तैयार रहिएगा, क्योंकि सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में को देखने मिल जाएगा। इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो याद रखिए, लॉर्ड मिंटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ और पॉइंट है, ये देखिए कि इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों, ठीक है, के लिए अलग प्रतिनिधि पाएंगे। ये तो अपना ध्यान रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या है, ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना। आपको दिख गया होगा, वायसराय और सचिव। सचिव कौन होगा, पहले वाला जो नाम होगा, वायसराय कौन होगा, पीछे वाला नाम जो होगा। इसमें क्या है कि देखिए ये पॉइंट कि 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अब सारी बातें जो है सरकार पे चलने लगेगी। अब बिजनेस ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि अब सरकार से पैसा कमाएंगे ना, तब बिजनेस कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, व्यापारी के बाद सबसे बड़ा कौन होता है, नेता होता है, पॉलिटिक्स होती है, पता ही आपको ये बात। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मैंने बताया आपको, मॉन्टेग्यू भारत के सचिव रहे, राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। इसमें क्या था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जरा ध्यान रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे ये देखिए कि इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों, केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया। एक केंद्रीय विषय, एक प्रांतीय विषय, ठीक है। यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायगमन नियमों द्वारा किया गया था। इन नियमों में देखिए केंद्र से प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण को आसान बना दिया। केंद्र से प्रांतों को, देखो ना, मतलब कि केंद्र जो सेंटर में जो सत्ता थी उसको प्रांतों में ट्रांसफर करना आसान कर दिया गया। इतनी मेन बात यह है, ठीक है, आसान कर दिया गया। और इस तरह अधिनियम ने प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। सिंपल सी बात है, जब प्रांतों को ट्रांसफर करते रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो जो है और करना भी जरूरी था। ये केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों में विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, है ना। अब क्या है, एक और लाइन है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़कर सुना रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गोल गोल घुमा देंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, बस अंदर इतना ही है, वरना इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भाग में बांट दिया। प्रांतीय मतलब एक तो सेंटर प्रांतीय था, है ना, केंद्रीय और प्रांतीय। अब प्रांतीय दो भागों में बांट दिया गया, किसमें हस्तांतरित और आरक्षित। और आपको पता होगा
ये वाला पॉइंट जो है पीटी में आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा हस्तांतरित विषयों में कौन कौन से शामिल थे। तो याद रखिएगा इसमें कि सार्वजनिक शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, ये सब शामिल थे, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना हम भी घुमा घुमा के जल्दी भाग जाते हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक ही है, क्या कर सकते हैं, बिना टाइम दिए काम ही नहीं चलेगा। जबकि देखिए जबकि आरक्षित विषयों में कौन कौन से, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, ये यही क्वेश्चन ही था, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे, यही क्वेश्चन था आरक्षित कौन कौन से शामिल थे। तो ये पॉइंट आप जो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो एक इसी में थोड़ा देख लीजिएगा एक लाइन कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन, यूनानी शब्द डायआर्की से उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक क्या थी, असफल रही है, लेकिन डायआर्की यहीं पे ध्यान रखिएगा, है ना। दोहरी व्यवस्था 1919 वाले आर्टिकल 1919 अधिनियम में है, ठीक है ना, आर्टिकल का, सॉरी। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही समझिए इसको। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। पहली बार ऐसा दिख रहा है आपको, द्विसदनीय, दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके अनुसार कमांडर वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। अच्छा, ऐसा भी था, भारतीय होना आवश्यक था, हाँ ध्यान रखिएगा। इसने क्या हुआ, सांप्रदायिक आधार पर, अब देखिए सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है सांप्रदायिक आधार पर, यहाँ पर भी आप 1909 वाले कन्फ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा वहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि इस कानून ने संपत्ति कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब जिसके पास रहेगा पैसा खूब वो करेगा वोट, जो ज़्यादा टैक्स देगा वो करेगा वोट, इस तरह का सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर था ये चीज़। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट देखिए कि इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग से संबंधित। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। देख रहे ना, मतलब केंद्रीय बजट को पहली बार क्या कर दिया, राज्य के बजट से ही अलग कर दिया, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जब भी जाना जाता है, नरेंद्र मंडल नाम ही नहीं सुने थे लोग, तो नाम सुने याद रखिएगा, की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ये। और उद्घाटन 1921 में हुआ था। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों को, राजकुमारी और अन्य राज्यों को 12 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। ये सब नॉर्मल याद रखिएगा। साइमन कमीशन पढ़ाने की जरूरत है नहीं, साइमन कमीशन आप खूब मन से पढ़े होंगे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में ये। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड भी आप पढ़े होंगे खूब मन से, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये देख लीजिए प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया, ये सब तो ठीक है, पुनः प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रावधानों को एकदम समझिए, 1935 ना आपका संविधान की तरह ही है, बस ये है कि कुछ में उस समय तो भाई कुछ जब ज़्यादा भूमिका नहीं थी तो कुछ भी बना दिया गया था, थोड़ा चीज़ें कम थी, बस बदलना है, लेकिन था अपने जैसे ही। जैसे इसमें देखिए आपको ये राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची आज अपने आपकी जो है भारतीय संविधान में भी है, तो इस तरह चीज़ें दिख रही हैं आपको।
बाकी इधर देख लीजिए, ये द्वैध शासन है ना, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के अगर समाप्त कर दिया है। ध्यान रखिए 1935 जो है प्रांतों में द्वैध शासन जो मैंने आपको बताया था उसको अगर समाप्त किया था, है ना, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया था। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी अपने से पढ़ लीजिएगा। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में क्या कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। परिणाम तो क्या हुआ, संघीय विषयों का स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, है ना। जो प्रांत में था अभी किसमें हो गया, केंद्र में हो गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ठीक है, एक पॉइंट है। इसने 11 राज्यों में छः में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, याद रखिए मन करे तो। द्विसदनी व्यवस्था कहाँ कहाँ शुरू हुई थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी विधान परिषद। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कहाँ पर द्विसदनी शुरू हुआ था। इसने दलित वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या में सामान्य सीटें आरक्षित की, ध्यान रखिएगा। इसने महिलाओं और श्रम को विशेष प्रतिनिधित्व दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या है, और कुछ है, बहुत कुछ है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। क्या बात है ना, भारत परिषद को समाप्त कर दिया 1935 में। कुछ तो करेगा ना भाई, तो करेंगे, ये कर दिए। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसका विस्तार मताधिकार का, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। कितने, लगभग 10% जनसंख्या को, देख रहे हैं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना यही हुई थी, ध्यान रखिएगा। किसकी, आरबीआई की स्थापना यही 1935 के तहत हुई थी। उसी के तहत देखिए आप जो है संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया, तो इस ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसने बर्मा, अब म्यांमार को भारत से अलग किया। इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सब फैक्चुअल है, बस छोटे मोटे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा वैसे ही। और क्या, इसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। ठीक है, इसने रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की, संघीय रेलवे प्राधिकरण, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसने महासंघ और प्रांतों के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ है, अब आता है आपको 1947 आप जो है अपने से पढ़ लीजिएगा मन करे। ठीक है, देख लेते हैं तो एक पॉइंट कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र और संप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब प्रावधान है, प्रावधान आप आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा। अब इसको पढ़ाने वाली बात थोड़े है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं ना, और बनते भी तो आप याद रहेगा आपको, वैसे भी पढ़ रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ही तो याद रहेगा आपको। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं इसमें, लेकिन जो अब तक डिस्कशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। हालांकि पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चला क्वेश्चन नहीं सर ये इंपॉर्टेंट नहीं का, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का भी इशू है, तो मुझे लगता है कि इसको आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।